हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, अध्याय नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। हमने पढ़ा था कि भाई प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं। तो वे सारे पदार्थ जो प्रकृति हमें देती है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग है, जिससे हमें लाभ मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। जिसमें हमने वायु के बारे में पढ़ा था, मिट्टी है, जल है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। फिर हमने बताया था कि वायु में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जो उसका मात्रा है ना वायुमंडल में, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प और धूलकण जो उनके मुख्य अवयव हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है या बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को कहते थे हम लोग वायु प्रदूषण। और इसके मूल कारण पर भी हमने चर्चा किया था विस्तार से, कि बताया था कि इसका कारण है वाहन से निकलने वाले धुएं, और ख़ास करके वाहन से निकलने वाले धुएं में, जिसमें हम लोग पेट्रोल में, माने ईंधन जो वाहन का ईंधन है पेट्रोल, तो उसमें हम लोग टेट्रा एथिलेट नामक एक यौगिक मिला देते हैं, जिससे गाड़ी की माइलेज तो बढ़ जाती थी, लेकिन उससे काफ़ी हानिकारक प्रभाव हम लोगों पर पड़ता था। ये वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा घर में जो हम लोग ईंधन जलाते थे, उद्योग में जो ईंधन जलाते थे, इससे भी वायु प्रदूषण देखने को मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसके नियंत्रण करने के उपाय भी हमने देखा था, और साथ ही साथ हमने बताया था कि पृथ्वी का जो तीसरा मंडल है, ओजोन मंडल, जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच है, मतलब आने वाले समय में क्या हुआ है कि इसकी लेयर में धीरे धीरे कमी आ गई है और ये छिद्र हो गई है, और इसके कारण सूर्य की परावैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे कई तरह की घातक घातक रोग हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से कई तरह की हानियां देखने को मिलती है। फिर इसी तरह से मिट्टी के जो अवयव हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, और इससे बचाने के उपाय भी हमने देखा था विस्तार से। अगर आप वो वीडियो सब देखे हैं तो अच्छी बातें हैं, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वीडियो देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि जब चैप्टर आप समझ लेंगे ना, तो क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ से लघुतरीय, अति लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, साथ ही साथ क्या क्या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग वहीं पर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा समझने में सुविधा होती है। तो पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। अगर आप देख लिए हैं तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। क्या? बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा एक मनोरंजन हो जाए, तो मनोरंजन के लिए आपके लिए लाए हैं मेरे भाई, मंजिलों की तलाश में, मंजिलों की तलाश में सफर में निकल आया हूं। देखिए, कुछ बच्चे कुछ जादू ही कर देते हैं। मंजिलों की तलाश में सफर में निकल आया हूं, मुश्किलों भरे हालात में घर से निकल आया हूं, कई जिम्मेवारियां हैं हम पर जिन्हें निभाना है, जिद है जिंदगी में कुछ कर गुजर जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बच्चे ताली कैसे बजाते हैं, बजाने का भी लूर नहीं है, ऐसे बजाते हैं। स्कूल का घंटी बजा रही भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात। स्कूल का घंटी बजा रही है ना। चलिए, तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग जिद रहती है कुछ गुजरने की, नहीं तो जिद होता है। जैसे हमने एक जगह पढ़ा था, मतलब सामान्य सी बातें पढ़ी थी, कहते हैं कि जो सिरफिरे लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो होशियार बुद्धिमान है वो पढ़ते हैं। हम लोग केवल पढ़ते हैं, लेकिन सिरफिरे लोग इतिहास क्या करते हैं? रचते हैं। नहीं अगर जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए आइए किताब क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे शेर। क्वेश्चन एक है, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी के निकट है, इसका क्या महत्व है? रे भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा क्षेत्र है। तो गौर करके देखना, हम लोग पढ़े थे कि हमारी ये पृथ्वी है और इसी पर वायु का एक मंडल है, इसको कहते हैं हम लोग वायु मंडल। सबसे नजदीक पाया जाता है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। उसके बाद रहता है समताप मंडल। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पृथ्वी के निकट वाला। तो लिखेंगे पृथ्वी के निकट कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल।
हो गया क्लियर? आपसे कह रहा है पृथ्वी अति वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी से निकट है, तो पृथ्वी से निकट कौन सा मंडल? क्षोमंडल। अब कहता है इसका क्या महत्व है, तो इसका बड़ा ही महत्व है। मौसम की जितनी घटनाएं हैं, बादल, कोहरा, कुहासा, आंधी, तूफान, जो भी चीजें होती है ना, सब इसी मंडल में होता है। इसके ऊपर जब चले जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा आपको, ना आंधी महसूस होगी ना। देखिए देखिए नाम ही ना है ऊपर का, देखो ऊपर का नाम है सम ताप। सम माने समान, ताप माने ताप। हमेशा वहां एक के रंग का तापमान रहता है, गर्मी के दिनों में, ठंडा के दिनों में वहां पर तापमान कम बढ़ता नहीं है। तो कैसे महसूस करोगे तुम क्या? यहाँ पर रहते हैं तो कभी ठंडा महसूस होता है, कभी जाड़ा महसूस होता है, कभी कुछ कुछ महसूस होता रहता है। नहीं, कुछ कुछ महसूस समझ रहे हैं ना? कुछ कुछ का मतलब होता है कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। चलिए, अभी लोग कुछ कुछ समझ गया, कुछ कुछ और। अरे वो कुछ कुछ नहीं भाई, आप लोग तो उल्टे पुल्टे निकाल लेते हैं। चलिए, हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, वो एगो लड़का है बहुत जोर से हंसता है, क्योंकि वो कह दिया था एक दिन सर हम तो हमारे गिन लो वाला हमारा सिस्टम चलेगा, इसलिए बहुत खुश है उस दिन। चलिए, हम भी ईश्वर से दया करेंगे कि हमारे जफर रजा को कम से कम जो है 12 से कम नहीं हो, भगवान करे, ठीक है ना? 12 से कम नहीं हो। हाँ, तो कहेगा सर आपको इससे क्या फायदे हैं, तो देखिए हमको इससे फायदा क्या होगा कि, सब आएगा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, सबको कोचिंग होगा, तो सब फायदा होगा कि नहीं? चलिए, तो समझ गए ना कि क्षोभ मंडल का क्या विशेषता? तो क्षोभ मंडल की विशेषता है कि इसी मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटती रहती है, और इससे क्या होता है कि वनस्पति, जीव जंतु, मृदा, वन, जल सब इसी में पाया जाता है। क्या? चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे हैं, सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि करिए। सुनिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं लॉजिक तरीके से। देखिए, कह रहा है क्या कि जल जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा, एक बात गौर करना, अगर हम लोगों को जल नहीं मिले, पानी ना मिले, कितना दिन जिंदा रहेंगे? ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा दिन 3 4 5 दिनों तक भी जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे महसूस होगा, थोड़ी सी कठिनाइयां होगी, लेकिन 4 5 दिनों तक हम जी सकते हैं। कहिएगा कैसे? हम देखे हैं, हमने देखा है, सुनिए ना, एक पर्व होता है, उसको कहते हैं हरवास है। हरवासे नाम का एक पर्व होता है, देखते हैं अपने गांव के कुछ महिलाएं करती हैं, हमारी माँ भी एक बार की थी। तो उनमें 3 दिन लगातार पानी खाना नहीं था। 3 दिन लगातार, मैंने 3 दिन 3 रात, न कोई खाई न कुछ पी, 3 दिन ऐसे परल रही, ठीक है ना? क्या? हाँ हाँ, होता है। तो यानी जल के बिना हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन जी सकते हैं, उसके बाद हम शायद नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए ना भोजन चाहिए। नहीं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए। अगर मान लीजिए अगर जल नहीं दीजिएगा ना, तो पूरा शरीर ना गर्म हो जाता है। तो जल के बिना हम लोग जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। चलिए, साथ ही साथ आप जो भोजन करते हैं उसको पचने के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए। कभी गौर किए होंगे, हम लोग कभी भोज खाने के लिए जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहां पर सब लोग खा जाते हैं, हम क्या सब खाते हैं, अच्छी पकवान होती है, क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब रहता है। अब सोचते हैं कि हम आए हैं भाई पानी पीने के लिए कि खाने के लिए आए हैं। अब पानी पीना है तो घरे काहे नहीं पियेंगे, यहाँ पियेंगे, है कि नहीं? तो वहां पर हम तो दबा के खा लेते हैं। क्या? अच्छा लगता है तो दबाइयो जाता है, अब बहुत सारा आइटम रहता है, तन को खाते हैं तो तन ज्यादा हो भी जाता है। कहीं एक आध गो मिल गए अच्छे वाले लोग, तो सर खाइए, एक दो को खाइए, तो और दबा जाता है तनिक सा। तो अब यहाँ तक तो आइए गया था, अब उतरे बच्चल था, आए पानी जावे कहाँ, तो सोचते हैं बाद में पियेंगे, क्या है कि नहीं? बाद में मालूम पड़ता है कि नींद आ गई तो सो गए। रतिया में उठते हैं तो लगता है कि पूरा जो है ना, ये जो टंकी और बैलर और पूरा गर्म भेल है, अरे बाबा, अंदर से निकल रहा है एकदम पूरा गैस अंदर से, है ना? क्या होता है? ये किसके कारण हुई भाई? मैं जल नहीं दिया इसलिए ना। अब ऊपर से अगर हम जल डालते जाते तो हमारा पूरा रेड वाटर और पूरा ठंडा रहता, ठीक ठाक रहता। यानी कहने का अर्थ मतलब है कि जल हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कैसे? देखिए, तो लिखिएगा कैसे क्वेश्चन मेरे भाई, सुनिएगा थोड़ा सा। लिखेंगे जल हमारे लिए बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले हमारे शरीर में जो तापमान है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए जल जरूरी है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हम जो भोजन करते हैं उसे अच्छे तरह से पचने और उसके परिवहन के लिए जल जरूरी है। अगर हमारा जल नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में
ना तो परिवहन की क्रिया हो पाएगी और ना ही भोजन पच पाएगा। अर्थात शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए जल अनिवार्य है। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक तरीके से समझिएगा मेरे भाई, तो अच्छा रहेगा, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। आगे है मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हैं। देखिए, कल हम लोग चर्चा किए थे, गौर किए थे कि एक हमारे बगल में खेत है, तो उसमें ना देखते हैं किसान भाई जाता है और बीज बोता है, तो किनारे किनारे 20-50 को पौधा उगता है, और बीच में जो है एकदम पूरा चिकना हो जाता है, जैसे सर जी का ना चलिए समझ रहे हैं। तो क्योंकि उसमें उसमें ना उपजाऊ गुण है, ये नहीं है, फसल लगता ही नहीं है ना, इसको हम लोग कहते हैं बंजर। लेकिन यहाँ कहता है उर्वरता। उर्वरता का मतलब क्या है कि एक बगल में, हमारा बगल में खेत है, देखते हैं कि कुछ छीड़ देता है यार, कुछ भी फेंक देता है, उसके बाद उत्पादन अच्छा होता है। कभी देखते थे सरसों की खेती करता था, खूब अच्छा सरसों होता था। मंजैया जो है, जैसे अन्य खेतों में जो है, जैसे एक कट्ठा में अगर 20 किलो उत्पादन हुआ, तो ईग में होता था 30 किलो। अर्थात ये हुआ मिट्टी के गुण, जिससे उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है, इसको कहते हैं उर्वरता। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी की उर्वरता का मतलब क्या, तो कहेंगे मिट्टी के वैसे गुण, वैसी विशेषता जिसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, कोई भी फसल लगाएं और वह समय से पहले वृद्धि विकास कर जाए, उसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, उसके उत्पादन ज्यादा मिले, तो उसको कहते हैं हम लोग मिट्टी की उर्वरता। इस गुण को मिट्टी के क्या कहेंगे, उर्वरता। एनी डाउट्स? आगे चलते हैं। उदाहरण के साथ नवीकरण और नवीकरणीय संसाधन का देखिए, कहता है उदाहरण के साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का वर्णन करना है। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़े थे संसाधन। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? इधर चले जाओ ना किनारे, इधर साइड से उधर चले जाओ। हाँ, एक पैर बाहर कर लीजिए, अब बस हो गया। चलिए मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि संसाधन पढ़े थे। प्रकृति तो हमें बहुत सारी चीजें देती है, इनमें से हमने दो तरह से बांट दिया था समाप्ति के आधार पर। कुछ ऐसे चीजें हैं जो जल्दी समाप्त हो जाती है ना, कुछ ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होगी, उसका चक्रण किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। क्या? तो उसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऐसे करके बांटे थे ना। तो देखिए, वैसे संसाधन जिसका चक्रण संभव है, एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग संभव है, तो उसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन, जल, मिट्टी, ये सब क्या हमारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि इससे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण तौर पर बताया था कि मान लीजिए यहां से हवा चली है, तो पहली वाली यहां पर हमने पवन चक्की चलाया, ऊर्जा प्राप्त कर रही बिजली। यही हवा अगर आगे जाकर के 10 किलोमीटर रेंज के बाद वहां पर गई है, तो वहां पर पवन चक्की लगी हुई है, तो वहां पर भी ऊर्जा देगी। और यही हवा उसके आगे 20 किलोमीटर जाएगी, तो वहां भी ऊर्जा देगी, नहीं देगी? तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। ठीक, जल की बात हमने किया था कि गंगा हमारी भारत में 2510 किलोमीटर लंबी तय करती है। अगर उत्तराखंड से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक की यात्रा में अगर हम 4 जगह, 5 जगह, 7 जगह अगर पनबिजली केंद्र लगा दें, तो हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। पांचों जगह उसी जल से कर सकते हैं। वहां से निकली, आगे बढ़ी, फिर उससे प्राप्त कर लिए, उससे आगे बढ़ती है, उससे प्राप्त कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। तो इसका एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग हो सकता है ना। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, हमारे नवीकरणीय। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है ना मेरे भाई, कि जिसका दोबारा उपयोग नहीं होता है, कि जैसे मान लीजिए ना कोयला। अब कोयला मान लीजिए हमारे यहाँ खाना बन गया है और वही कोयला जल गया पूरा, तो अब आपके यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा खाना? क्या नहीं होगा ना। हम पेट्रोल डाल लिए, ईंधन जला लिए, अब आपको कहेंगे कि इसी पेट्रोल का जो अवशेष है धुआं, तो उसे आप गाड़ी चला लीजिए, होगा क्या? नहीं होगा। यानी ये संसाधन जो है ना, एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग नहीं संभव है, तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं अनवीकरणीय। जिसमें है कोयला और पेट्रोलियम। तो अनवीकरण में दो गो, कोयला और पेट्रोलियम, और नवीकरणीय में सौर, पवन, जल इत्यादि। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कुछ वायु प्रदूषक का उल्लेख करिए। देखिए, हवा प्रदूषित होती रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पहले जितना होता था उससे ज्यादा हो रहा है।
क्या? हाँ, थोड़ा-सा सुधार सरकार कर रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि जितनी सुधार हो रही है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ भी रहा है। त सुधार होना भी ठीक बात है, ऐसी बात नहीं है कि हम छोड़ दें, सुधार करना तो ज़रूरी ही है। जैसे अभी देखेंगे गौर करके, तो ये 10-5 साल के वर्षों में हमने गौर किया है कि सड़क के किनारे पहले इतनी पेड़-पौधे नहीं हुआ करती थी, जितना अभी है। जैसे हम एक बार ना समस्तीपुर से पूसा की तरफ यात्रा जब हमने किया, तो देखा कि सड़क के दोनों ओर अच्छी पेड़ें लगी हुई है। माने एक पंक्ति में 4-5 ऐसे एक पंक्ति में इधर से 4-5 नहीं, छोटे-छोटे पौधे थे उस समय, लेकिन पौधे लगे हुए थे। इसी तरह से अपने पतैली में भी सारंजन की तरफ जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा, कम से कम नहीं तो हम टोटल करते हैं पतैली चौर में अगर यात्रा करेंगे तो 1000 समथिंग पेड़ हो ही जाएँगे, नहीं हो जाएँगे? कम से कम उतना तो हुआ है ना? इसके आप सरिया पुल पर जाएँगे तो वहाँ देखेंगे, तो सुधार हो रहा है, ये सब बातें ठीक हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वायु प्रदूषण हो किससे रहा है? तो इसका मेन कारण है वाहन। वाहन में हम लोग कोयले का या पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। डीजल, पेट्रोलियम कह दिए तो सब आ गया। तो पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं और जब वो जलती है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ती है और ये वायुमंडल में जाती है तो हमारी वायुमंडल को क्या कर रही है? प्रदूषित कर रही है। तो वायु प्रदूषक का सबसे मेन कारण क्या है? वाहन से निकलने वाले प्रदूषित हवा। चलिए, ठीक उसी तरह से उद्योग हैं। तो उद्योग में जो सामानें बनती हैं तो वहाँ पर बॉयलर गर्म करना पड़ता है और अन्य प्रकार के नहीं, तो वहाँ से जब जलती है तो वहाँ डीजल जलती है या कोयला जलती है तो उससे जो ईंधन निकलती है, धुआं निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, तो उससे भी हमारी वायु प्रदूषण होती है। तो पहला कारण हो गया आपका वाहन और दूसरा हो गया उद्योग। तीसरा, पहले के समय में घरेलू हम लोग खाना बनाने के लिए भी अभी भी होता है बहुत सारी जगहों पर, खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लकड़ी का उपयोग करते हैं। और लकड़ी गोईठे अगर जलती है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो इससे भी वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें टेट्राएथिलीन नामक एक शीशा मिला देते हैं और उससे भी वायु प्रदूषण देखने को मिलती है। तो वायु प्रदूषक के ये सब स्रोत हुए जहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कहाँ कहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है? वाहन के चलने से, उद्योग के चलने से, घर में निकलने वाले धुएं, इसके अलावे पेट्रोल में हम लोग टेट्राएथिलीन मिला देते हैं, इस सब से हमारा, या अन्य प्रकार के जैसे हम लोग ना कीटनाशक दवाइयाँ छोड़ते हैं या आधुनिक चीज़ें फ्रीज कूलर यूज करते हैं, तो उससे भी अन्य प्रकार की गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, एनी डाउट्स? चलते हैं आगे। कितने क्वेश्चन है देखो तो। चलिए कुछ ही देख लेंगे फिर कल देख लेंगे क्या? देखते हैं। ओजोन परत हमारे, ऐसे हमको कोई कहिएगा तो जल्दी जल्दी खींच देंगे, फिर समझाना थोड़ा सा उतना आसान नहीं हो पाएगा। चलिए देखें, ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है। देखिए गौर करिएगा, पृथ्वी पर कितने वायुमंडल हैं? कुल परतों को 5 भागों में पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, तो उसको हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं? 5 भागों में बांट दिए। नहीं, पहला था हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्या उसके बाद भी निर्वात है, खाली है ना? ये तो हम लोग 21,000 तक गए हैं, किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक। ओकरे बाद 15,000 किलोमीटर है भाई, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूरज से हमारी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़, हम गए 1000। बताइए कितनी कम दूरी गए, नहीं लगता है कि बहुत नजदीकी में हम लोग हैं। चलिए, तो ये दूरी तय करते हैं, ठीक है, चलिए बात। अब इसमें एक मंडल है, तीसरा मंडल जो ओजोन मंडल है। ऑक्सीजन के 3 समूह यानी O3, ऑक्सीजन के 3 समूह यानी कि O3 ऑक्सीजन के गैसों का मंडल है, जिसको कहते हैं हम ओजोन मंडल। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। कैसे? तो सूरज से जो आती है अल्ट्रा पारावैंगनी किरणें, जो एक प्रकार की जहरीली किरण है, तो उसको ना वह ओजोन मंडल सोख लेती है, अब पृथ्वी को जहरीली किरणों से बचाती है। ठीक है, अगर वो ओजोन मंडल नहीं होगा तो वो पारावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएगी। हम्म? और जैसे पृथ्वी पर आएगी तो हम लोग जितने भी ना, कई तरह के, खास करके त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोगों से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। फिर समझ रहे ना, इतनी जलन होगी, इतना दिक्कत होगा कि हम लोग जी नहीं पाएंगे, यानी पृथ्वी पर जीव संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ओजोन मंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आए दिन क्या हुआ ना कि बहुत सारे मतलब हम लोग प्रदूषक छोड़ते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रसायन है, ये सब चीजें ना वायुमंडल में जब जाती है ना, तो ओजोन परत को क्या कर देती है? क्षय कर देती है। क्योंकि ओजोन के जो ऑक्सीजन के जो 3 लेयर हैं, तो उस 3 लेयर में ना एक लेयर से वो अभिक्रिया कर लेता है, तो ओजोन परत टूट जाता है।
तो धीरे धीरे उसकी परत पतली होती जा रही है, पतली हुई, कहीं कहीं पर तो छिद्र भी हो गया है, उसको ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहना है। तो हमें लिखना क्या था मेरे भाई, हमें लिखना है ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो लिखेंगे वायुमंडल की तीसरी तीसरी परत ओजोन परत हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा परावैंगनिक किरणें हैं उसको वो क्या कर लेती है, शोख लेती है, और पृथ्वी को जहरीली भयंकर गर्मी से बचाती है। और यह हमें अन्य प्रकार के जो घातक रोग हैं, मोतियाबिंद या त्वचा कैंसर जैसे रोगों से हमें बचाती है। इसलिए ओजोन मंडल हमारे लिए बहुत ही जरूरी। आगे चलते हैं। जल प्रदूषक की एक सूची बनाइए। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जल प्रदूषक की क्या क्या सूची है, माने जल किस किस कारण से प्रदूषित हो रहा है। तो गौर करके देखिए, अपने यहाँ की नदियों में तो कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है क्या, बगल में नदियां हैं तो उसमें हम लोगों को कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि गांव की नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, तो इसमें हम लोग बहुत करते हैं, तो स्नान करते हैं, कभी कभार मवेशी धो लेते हैं, और कभी कभार लोग बर्तन कपड़ा भी धो लेते हैं, क्या है कि नहीं, बहुत कम मात्रा में। ज्यादा लोग अब तो क्या सोचते हैं कि नदी का पानी गंदा है तो हम उसमें नहीं धोएंगे, घर में धो लेते हैं, तो इतना। लेकिन शहर के लोग अभी भी क्या करते हैं, बहुत सारे शहर में देखेंगे जाएंगे तो वहां पर जो जितना नाला है ना, तो सब नाला को पहले तो घर वाला नाला को बना दिया, सड़क के किनारे में जोड़ दिया, और सड़क वाला नाला जो है बड़का बड़का नाला में जोड़ दिया गया है, और उस सब नाला को जो है ना ला करके बहा दिया है कहाँ, नदी में बहा दिया है। और नदी में इतना इतना मोटा करके पानी गिर रहा है, उसमें एकदम कचरा सरलग का पानी सब, गंदा पानी सब ना, पूरा नदी को प्रदूषित कर रहा है। तो जल प्रदूषक समझ गए क्या, शहर से निकलने वाले अपशिष्ट जल, नहीं हुआ। चलिए उसी तरह से अगर देखा जाए तो जितना बड़ा बड़ा उद्योग है क्या, उद्योग में जो अपशिष्ट जल है या अन्य प्रकार के केमिकल हैं, जब उसकी सफाई होती है तो वो बह करके ना पाइप के द्वारा, नाला के द्वारा वो चलाता है कहाँ, नदी में, क्योंकि वो पानी अपशिष्ट को कहाँ रखेगा वो उद्योग, तो वो उसको नदी में गिरा देता है। और जैसे ही गिराएगा नदी में तो नदी क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। जैसे देखिए आगरा जाइएगा ना कभी दिल्ली, तो दिल्ली से पहले आगरा उत्तर प्रदेश में है, तो वहां जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चमड़ा के उद्योग थे, नहीं, और वही चमड़ा के उद्योग में जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं चमड़ा, तो बहुत सारे बाल उल रहते हैं ना, रहते हैं, फिर उसको मुलायम करना होता है, तो तरह तरह के केमिकल उसमें यूज किया जाता है, चिकनाच कर दिया जाता है, उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। देखिए हम लोग जैकेट पहनते हैं चमड़े का, बेल्ट पहनते हैं, कितना मुलायम है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर यही चमड़ा का, अगर गाय का जो खलाता है ओकरा में से वो काट के आ बेल्ट बना के देखिए तो पहन के होगा, नहीं होगा, एकदम पूरा टाइट हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और उसको क्या किया जाता है, उसको काट के डिजाइन से और उसको अच्छा से मुलायम किया जाता है, तब ना देख रहे हैं आराम से मोड़ मार के एकदम लपेट सपेट देते हैं, नहीं लपेट सपेट। तो कहने का अर्थ है कहने का मतलब है कि वो केमिकल तो प्रयोग करता होगा, और वो केमिकल को कहाँ बहाते होंगे, तो यमुना नदी में बहा देते हैं क्या। स्वाभाविक सी बात है ना, तो उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट हो गए, पहला तो हुआ घर बस से निकलने वाले यानी शहर से, और दूसरा हो गया उद्योग से। खास करके अगर देखा जाए, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब लोग ना धार्मिक स्वभाव के लोग हैं, और नदी को ना समझते हैं कि पवित्र है। हाँ, आप पवित्र होने के कारण जब लोग मरता है, जीव जंतु मरते हैं, तो सोचते हैं इसको अगर जल में डाल देंगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा की शांति, मोक्ष, मोक्ष यानी कि समझिए ना एक धार्मिक जगह में चले जाने से इनका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती फलना चलना जो भी नदियां हैं बगल में, उन नदियां में ले जाते हैं, वहीं पर जलाते हैं, वहीं पर राख फेंक देते हैं, वहीं पर पूरा। कभी गंगा किनारे जाकर देखिए, पूरा एकदम लाशें जल रही है, उधर कुछ लोग नाव पर ले जाकर के फेंक रहे हैं। तो क्या है कि इससे नदी प्रदूषित हो रही है ना, इससे क्या हो रही है, नदी प्रदूषित हो रही है, कपड़ा उसी में धो रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, तो इससे जल प्रदूषण हो रहा है ना भाई मेरे। तो जल प्रदूषण का एक कारण ये भी है मृत जीव जंतुओं को नदियों में बहाने से, ठीक है। तो पहला हो गया शहर से निकलने वाले अपशिष्ट को बहाने से, दूसरा हो गया उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट को बहाने से, तीसरा हो गया मृत जीव जंतुओं को बहाने से हमारी जल क्या हो रही है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की गैस है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा निकलता कहाँ से है, कोई अगर पूछ दे आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, तो ये भाई पेट्रोल डीजल जब जलता है ना, तो उससे जो गैस निकलते हैं उनको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक।
कभी गाड़ी पर चढ़े होंगे आप लोग, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बस, ट्रक में, क्या कभी लंबी यात्रा किए होंगे। बगल में एक बैठ गया होगा, जैसे हमारे बिट्टू भाई हैं, वो बैठ गए, खाने के लिए तो खा ही लेता है घर से, इसको बर्दाश्त तो होता नहीं है गाड़ी, इसको गाड़ी लगती है, यानी कि कहने का अर्थ है कि उसका धुआं इसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। बस आधा रास्ता में आया है कि मारा कस को बमा दिया, पूरा सबको जो है महका दिया, पूरा गाड़ी महक गया स्वर्ग के। बगल वाला जो था गया था उस बार सुपारी शॉट पहन के, पूरा सुपारी शॉट को कर दिया गंदा, नहीं कर दिया। देखिए ना गाड़ी वाले में ऐसे ही होता है, गाड़ी में बहुत बड़ा तराती में। यानी कहने का अर्थ सुनिएगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार क्या है, जब उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है तो हमारे शरीर में पहले तो जी मिचलाना शुरू हो जाता है, जी मिचलाने के साथ साथ चक्कर आती है, उल्टियां होती है और कभी कभी बेहोशी हो सकती है, और अगर ज्यादा समय तक उसका प्रभाव रहा तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की क्या है, जहरीली है। नहीं तो क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन के धुएं द्वारा जनित वायु प्रदूषक है। वायुमंडल में इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानवीय जीवन पर खतरा उत्पन्न करता है। वाहन के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर रक्त में मिल जाता है और हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में रक्त में ऑक्सीजन। हेलो मेरे दोस्तों, बहुत सॉरी, क्योंकि एक फोन पता नहीं कैसे आ गया था, चलिए तो हम लोग चलेंगे ओजोन ऊपरी वायुमंडल में कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि ओजोन जो परत है वो वायुमंडल में आखिर कैसे बनता है। तो हम लोग पढ़े थे कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है ना। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु के निर्माण से, यानी 3 गो के समूह से बनता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पारावैगनी प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होती है, समझे। यानी पारावैगनी प्रकाश जब आती है सूरज वाला, ओकरे से ऑक्सीजन का जो है ना क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, और उसके संयोग से बन जाता है कौन, ओजोन। देखिए पारावैगनी ऊर्जा प्लस ऑक्सीजन गैस, तो इससे क्या बन गया, O3। O3 का मतलब ओजोन, ठीक है। ओजोन वायुमंडल की बाहरी परत है जो हमें हानिकारक परावैगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। कि पहले से ऑक्सीजन आ रहा था, और जैसे परावैगनी आती है तो कहता कहाँ देबो, हाँ हमरे साथ अभिक्रिया कर ला, बस क्या। देखिए हंसने की क्या बात है भाई, आप लोग उल्टे पुल्टे सोच लेते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ओजोन परत, ओजोन ऊपरी वायुमंडल में कैसे बनता है। तो लिखेंगे ओजोन जो है परावैगनी किरण और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। परावैगनी किरण और ऑक्सीजन गैस के परिणाम स्वरूप यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। यानी परावैगनी ऊर्जा प्लस O2 तीर 2O3, ठीक है, या ऑक्सीजन के 3 अणुओं के संयोग से बनी होती है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।